हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 40 महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे उसमें से 38 आपका आना चाहिए। तो ये टारगेट लेके आप लोगों को यहाँ पे सोल्व करना है। अगर आपका 38 आ जाता है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहां पे आपको बताना है कि आंख का वह भाग जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है दृष्टिपटल, सी ऑप्शन है श्वेत पटल, डी ऑप्शन है रक्त पटल। तो यहां पे आपको बताना है कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दृष्टिपटल कहते हैं, जिसे हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दृष्टिपटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है फेफड़ा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो अगर अंग पूछेगा तो त्वचा होगा और ग्रंथि पूछे तो यकृत होगा। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, तो यकृत होता है। और मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा होता है। दोनों को ही आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि मछलियां किससे श्वसन करती हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मछलियां किससे श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है ट्रेकिया से, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है गिल्स से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किससे श्वसन करती हैं। तो मछलियां गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा होता है, तो फेफड़ा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। 40 में से 40 जिनका आ गया तो उनका काफी अच्छी बात है। अगर आपको टारगेट ये लेना है कि 40 में से आपका 38 सही हो जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब इसमें चुनिंदा प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गन मेटल, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर भी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है ग्लूकोज, डी ऑप्शन है प्रकाश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है कॉपर का, सी ऑप्शन है निकेल का, डी ऑप्शन है पारा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है। तो मैग्नेटाइट लोहा का ही अयस्क होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। ए ऑप्शन है 10 HZ, बी ऑप्शन है 50 HZ, सी ऑप्शन है 60 HZ, डी ऑप्शन है 100 HZ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो ये 50 HZ होती है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। और हर्ट्ज को
किससे सूचित करते हैं, तो HZ से सूचित करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि कौन सा फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है बैगनी, डी ऑप्शन है हरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील होता है। जो पीला फास्फोरस होता है, जिसे हम लोग श्वेत फास्फोरस भी बोलते हैं, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फास्फोरस होता है, इसे जल में डुबा के रखते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। यहां पे आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां होता है। ए ऑप्शन है कांच में, बी ऑप्शन है पानी में, सी ऑप्शन है हवा में, डी ऑप्शन है निर्वात में। तो यहां पे आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक यानी सबसे अधिक कहां होता है, तो निर्वात में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, पूरे 40 के 40 प्रश्न यहाँ पे देखना है और 40 में से 40 लाना है। अगर आपका 38 भी आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं। ए ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि को, सी ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि को, डी ऑप्शन है तंत्रिका ग्रंथि को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि कौन लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। तो लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है, P बराबर क्या होता है 1/f होता है, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है रॉबर्ट डार्विन को, बी ऑप्शन है यूरे को, सी ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था, तो मटर के पौधे का चयन किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है सभी चुनिंदा प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। और ये 40 के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, सबको उड़ाते चलना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ये कई बार आपको बता चुके हैं, इसे उड़ा दीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है तिरछे, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी तरह के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं। और किस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते, तो जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पे नहीं उतार सकते। और जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो वो सीधा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है, तो ये साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। ए ऑप्शन है डाल्टन, बी ऑप्शन है डोबनेरर, सी ऑप्शन है मेंडल, डी ऑप्शन है न्यूलैंड्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे, तो अष्टक नियम के प्रतिपादक न्यूलैंड्स थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पवन से विद्युत उत्पन्न करने में विश्व में प्रथम स्थान पर देश है।
15 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पवन से विद्युत उत्पन्न करने में विश्व में प्रथम स्थान पर देश कौन है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है डेनमार्क, डी ऑप्शन है जापान। तो डेनमार्क सबसे प्रथम स्थान पे है, पवन चक्की डेनमार्क में सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा की कम से कम चाल कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये होना चाहिए हवा की कम से कम चाल। अगर इससे कम चाल होगा तो जो पवन चक्की होगी वो नहीं चलेगी। और पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 40 चुनिंदा प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है और आपको 40 में से 40 लाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब दे दीजिए, किसी से भी गलती नहीं होना चाहिए कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बकरी, डी ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर, ये भी काफी आसान सा प्रश्न है, इसको भी उड़ा दीजिए कि हीरा और ग्रेफाइट है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है। ए ऑप्शन है समअवयवी, बी ऑप्शन है समस्थानिक, सी ऑप्शन है धातु, डी ऑप्शन है कार्बन के अपरूप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपरूप है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा और ग्रेफाइट होता है ये दोनों ही अधातु होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कूलम्ब होता है इसे हम लोग सी से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और ओम मीटर किसका एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। और सिर्फ ओम किसका एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और विद्युत विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन है पर्णहरित, बी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन है CO2, डी ऑप्शन है ये सभी। तो स्वपोषी पोषण किसमें होता है, तो पेड़ पौधों में होता है। और पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो पर्णहरित यानी हरित लवक की भी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, यानी सभी की आवश्यकता पड़ती है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उत्तल और यहाँ पे अवतल दोनों का है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है, तो अवतल दर्पण का होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। ए ऑप्शन है सीएनजी, बी ऑप्शन है एलपीजी, सी ऑप्शन है बायोगैस, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो सीएनजी का नहीं होता है। और सीएनजी का कहाँ पे प्रयोग होता है, तो गाड़ियों में होता है ईंधन के रूप में। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सीएनजी का यहाँ पे विस्तृत रूप पूछता है कि इसका विस्तृत नाम क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और एलपीजी का यहाँ पे विस्तृत नाम पूछता है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22
22 नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। ए ऑप्शन है फ्यूज तार से, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट से, सी ऑप्शन है उच्च धारा के प्रवाह से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। तो ये होता है शॉर्ट सर्किट के कारण से, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे देखिए जब परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय जो धारा का मान होता है वो अत्यधिक उच्च होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। काफी आसान सा प्रश्न है, इसे भी उड़ा दीजिए कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 के बराबर, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और 7 के बराबर होगा तो वो उदासीन होगा, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। जैसे यहां पे देखिए जल क्या होता है, उदासीन विलयन होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि पराग कोष में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि पराग कोष में होता है। ए ऑप्शन है पंखुड़ी, बी ऑप्शन है बीजाणु, सी ऑप्शन है अंडा, डी ऑप्शन है परागकण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोष में होता है। तो पराग कोष में क्या होता है, तो परागकण होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 40 में से 40 आपको लाना है। और प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है और काफी आसान सा प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 32, डी ऑप्शन है 34। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि दूध के दांत कितने होते हैं। तो दूध के दांत किसे कहा जाता है, जो बचपन में एक बार हमारे जो दांत टूट गए हैं और टूट के फिर जो जमते हैं, तो यहाँ पे जो दांत टूट जाता है वही क्या कहलाता है, दूधा का दांत कहलाता है। तो दूध का दांत कितना होता है, तो 20 दूध के दांत होते हैं जो बचपन में होते हैं और ये फिर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसे दूध के दांत कहा जाता है। और दूध का दांत कितना होता है, 20 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। ए ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल से भरी बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि बाल्टी में रखा हुआ छड़ टूटा हुआ या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ग्लास में रखा हुआ या बाल्टी में, तो टूटा हुआ या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 6। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी रक्त का मतलब होता है खून, और खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6 होता है और दूध अम्लीय होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगर पूछे कि दूध का पीएच मान कितना होगा तो 6 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है पित्तल का, सी ऑप्शन है चांदी का, डी ऑप्शन है जिंक का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो ये लोहा का मिश्र धातु है। जब लोहा में क्रोमियम मिला दिया जाता है तो ये मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनता है। और जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें जंग कभी भी नहीं लगता है। जो हमारे घरों के बर्तन होते हैं एक तो एल्युमिनियम वाला होता है, लेकिन जो प्लेट होता है वो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें कभी भी जंग नहीं होता है। और जो स्टेनलेस स्टील होता है वो लोहे के मिलकर बना होता है, लोहे और क्रोमियम से, और स्टील मिश्र धातु होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर।
29 नंबर प्रश्न है कि कीटों के श्वसन अंग क्या होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कीटों के श्वसन अंग क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है गिल्स, सी ऑप्शन है ट्रैकिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कीटों के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं। तो ये ट्रैकिया कहलाते हैं। ये ट्रैकिया के सहारे ही श्वसन करते हैं, यानी जो बाहरी त्वचा होता है उससे ही श्वसन करते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मछली होती है वो गिल्स से करती है और जो मनुष्य होता है वो फेफड़ा से करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल लेंस का, डी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का। तो दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है अवतल लेंस को, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस को, सी ऑप्शन है समतल लेंस को, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण को। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, मोड़ने का कार्य करता है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो अवतल लेंस होता है ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। इसीलिए जो अवतल लेंस होता है इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो दोनों ही आपको याद रखना है और दोनों ही प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्र में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी बार पूछा जाता है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चाहे ये भी पूछ देता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है समतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल ही दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि धारा, यहाँ पे देखिए धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। जो विद्युत धारा होता है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर के द्वारा, बी ऑप्शन है आम मीटर के द्वारा, सी ऑप्शन है दोनों के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो धारा होता है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो आम मीटर के द्वारा मापा जाता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा धातु होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी उससे कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है तांबा। तो वो कौन सा धातु होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यहां तक कि ऑक्सीजन भी अभिक्रिया नहीं कर पाता है, तो वो होता है सोना। इसे आपको याद रखना है। इसीलिए सोना जल्दी खराब नहीं होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। ये भी प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि शरीर का कौन सा उत्सर्जी अंग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का कौन सा उत्सर्जी अंग होता है। ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है किडनी, डी ऑप्शन है दिमाग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का कौन उत्सर्जी अंग होता है। तो जो शरीर का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, किडनी होता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है। आपको यहाँ पे 40 में से 40 लाना है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 40 आया या नहीं आया। जैसे हम शुरू में बताए हैं कि 38 भी आ जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण आपकी तैयारी चल रही है और ऐसे ही इसको बरकरार रखना है परीक्षा के दिन तक। तो अगर आपका यहाँ पे 40 में से 38 आ जाता है तो काफी अच्छी बात है। अगर आपका 35
35 से नीचे आता है तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपका 30 से नीचे आता है तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आप लोग देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है 36 नंबर की, रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है? ए ऑप्शन है प्लेटलेट्स, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, डी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि जब रक्त शरीर से बाहर निकलता है, यानी किसी कारणवश उंगली कट जाता है, वहां से रक्त निकलता है, तो रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो प्लेटलेट्स बनाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न की पौधों की पत्तियां किसके कारण से हरा दिखाई देती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है और आसान है, तो इसे भी उड़ा दीजिए कि पौधों की पत्तियां किसके कारण से हरा दिखाई देती हैं। ए ऑप्शन है हरित लवण के कारण, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, सी ऑप्शन है स्टोमा के कारण, डी ऑप्शन है जाइलम के कारण। तो पौधों की पत्तियां हरी किसके कारण से दिखाई देती हैं? तो हरित लवण के कारण से दिखाई देती हैं। इसे आपको याद रखना है। कहीं कहीं पे इसका नाम पर्णहरित भी देता है, तो इसे भी साथ में याद रखना है। दोनों का एक ही नाम है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न आप देखिए लोहा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा क्या है। तो जो लोहा होता है वो धातु होता है, इसे आपको याद रखना है। और लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? तो शायद 26 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर और अंतिम प्रश्न। 40 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है। यहाँ पे न्यूनतम नहीं पूछा है, यहाँ पे अधिकतम पूछा है, तो इसे आपको ध्यान में रख के आंसर बताना है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी अनंत होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, तो दोनों को ही आपको यहाँ पे रट जाना है। अब आप हमें बता दीजिए कि आपका 40 में से 40 आया या नहीं आया। जैसे हम शुरू में यहाँ पे टारगेट दिए थे 38, अगर 38 भी आ जाता है तो आपकी तैयारी परफेक्ट है। और इसी तरह आपको यहाँ पे अपनी तैयारी को चलाना है। अगर आपको 35 आता है तो 35 आता है तो और थोड़ी सी एकदम थोड़ी सी यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे तैयारी करने की जरूरत है। और जिनका 30 से नीचे आता है तो उनको और थोड़ा मतलब ज्यादा थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत करने का मतलब आपको रिवीजन और ज्यादा करना है। आप लोग तो पढ़ लिए हैं सब चीज, अब आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। तो आप लोग अपना स्कोर एकदम कमेंट में बता दीजिए, सभी लोगों को बताना है यहाँ पे। और यहाँ पे होमवर्क प्रश्न भी देख लीजिए। होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है पीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है नीला। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। आप अगर कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। एक बार क्लास देख लीजिए कब कब होता है। तो एनसीईआरटी टेस्ट कब होता है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज हम शुरू की हैं। और ये कब होता है, तो सुबह 5:30 बजे होता है। डेली ये टेस्ट होता है, सुबह में होता है। कब होता है, तो ये सुबह में होता है। तो ये आपको याद रखना है। 1 बजे दिन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1 बजे दिन में सब्जेक्टिव प्रश्न होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 बजे शाम में बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर होता है।
6 बजे शाम में बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर होता है और 8 बजे क्या होता है, यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है जो 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न होता है। तो अभी 4 क्लास चल रहा है, तो इन 4 क्लास को आपको अगर आप अटेंड करते हैं तो आपका 450 से ज्यादा नंबर आएगा, ये हमारा वादा है। अगर आप लोग अभी से भी देखेंगे या पढ़ेंगे तो प्लीज आप लोग इन क्लास को अटेंड कीजिए, टाइम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि कब कब क्या पढ़ाई होता है और नियत टाइम पे होता है। तो प्लीज आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, आपके काफी अच्छे नंबर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी यहाँ पे सुबह 5:30 बजे एनसीईआरटी टेस्ट में, जिसमें एनसीईआरटी बुक से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जाता है और बोर्ड ने भी साफ ये कह दिया है कि जो भी प्रश्न 2021 में पूछे जाएंगे आपसे वो एनसीईआरटी का ही होगा। तो इसीलिए सुबह आपको जुड़ना काफी महत्वपूर्ण है, वहां पे नया नया क्वेश्चन मिलता है एनसीईआरटी का, तो उससे जुड़िए और अपना स्कोर पता कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।